जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो मनाया गया वह 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। अब बात यह हो रही जुलाई माह की, तो चलिए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवसों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे और जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को पृथ्वी का अपसौर दिवस मनाया जाता है और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, तो फुल फॉर्म इसका होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना स्थान कौन सा, तो ढाका बांग्लादेश था। और सदस्य देश जो इसके हैं वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन और बनता है कि सार्क में अफगानिस्तान कब शामिल हो, तो सार्क में अफगानिस्तान 2007 में 8वां सदस्य बनाया गया था। सार्क का उद्देश्य क्या है, तो दक्षिण एशिया में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बौद्ध धर्म की त्रिपिटक मूलतः किस भाषा में रचित है। बौद्ध धर्म की त्रिपिटक मूलतः किस भाषा में रचित है यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली भाषा में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का मूल और प्रमुख ग्रंथ है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक जिसमें संघ के नियम है, सुत्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेश हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि किस बौद्ध धर्म में बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, तो सुत्त पिटक में। अधिधम्म पिटक की बात करें तो बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान है। त्रिपिटक मूलतः पाली भाषा में रचित है, जो थेरवाद बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा मानी जाती है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है यह भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध साहब हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी यह भी एक क्वेश्चन बनता है, तो राजगिर में हुई थी और अजातशत्रु की अध्यक्षता में। त्रिपिटक की रचना प्रथम संगीति में ही की गई थी। त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है थेरवाद, महायान और वर्जयान है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। हाँ, जो भी कुछ नया लगे आपको तो कॉपी पेन में नोट कर लीजिए और 1-2 बार रिवीजन करिए, आपको बढ़िया सा कंठस्थ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, क्वेश्चन बनता है किस क्षेत्र में मिला था इन्हें, तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान गीतांजलि नामक काव्य संग्रह के लिए मिला था। तो पूछ लेता है किस काव्य संग्रह के लिए मिला था इन्हें, तो गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए मिला था, जिसकी रचनाएं उन्होंने स्वयं अंग्रेजी में अनुमोदित की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह है, जिन्होंने जनगण मन जो कि भारत का राष्ट्रगान है वह भी रचना की थी। और टैगोर ने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इन्होंने यह भी लिखा है। और ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी रहे हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान से रखना चाहिए, जो भी कुछ नया लगे कॉपी पेन में नोट कर लेना चाहिए। पूछा है आपसे, थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 के नोट पर छाप किस भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, यह आपसे पूछा है, तो चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप का। सांची का स्तूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2017 में जारी 200 के करेंसी नोट पर सांची स्तूप की छवि छापी गई है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। चलिए प्रमुख नोट जो हमारे यहाँ के जो नोटों हैं उस पर कौन सा चित्र छपी उसको जान लेते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। 20 रुपए के नोट पर जो है एलोरा की गुफाएं अंकित हैं। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का पत्थर रथ है और 100 रुपए के नोट पर रानी का वाव है, जो कि पाटन गुजरात में। 200 के नोट पर सांची का स्तूप का चित्र बना हुआ है, तो 500 के नोट पर लाल किला है और 2000 के नोट पर मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष यान का चित्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह आपसे पूछा है आपसे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, चलिए बता दीजिए या लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र जिसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, जिसमें आते हैं कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आदि। माध्यमिक क्षेत्र जिसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इसमें आता है उद्योग, निर्माण, उत्पादन आदि। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो टेरिटरी सेक्टर, इसमें आते हैं सेवाएं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि। उद्योग में कच्चे माल को संसाधित कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, कारखाने, निर्माण कंपनियां आदि, इसलिए माध्यमिक क्षेत्र में आता है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर है। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, उद्योग निर्माण माध्यमिक क्षेत्र का हिस्सा और बैंकिंग और शिक्षा जो है वह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। भारत में सेवा क्षेत्र जो है तृतीयक जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। औद्योगिकरण के कारण माध्यमिक क्षेत्र का विकास होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया, यह आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के बारे में जान लीजिए। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 से, कब से, तो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ और फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों के शासन से सही असहयोग करके उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर करना। इसमें सरकारी नौकरियां, न्यायालयों, स्कूलों, कॉलेजों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। इस आंदोलन से महत्वपूर्ण जान लीजिए। तो असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने 1920 में कलकत्ता अधिवेशन से की थी। यह भी क्वेश्चन पूछता है। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता का उद्देश्य था। आंदोलन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश हिंसा की घटना के कारण 1922 में बंद कर दिया गया। आंदोलन के प्रमुख नारे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब प्रमुख नारे थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी, आपसे पूछा है, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस देश ने। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने 1886 में अमेरिका को मैत्री और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में उपहार स्वरूप दिया था। या न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है और अमेरिका के लिए स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय मित्रता का प्रतीक बन चुका है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी ने किया था। यह भी ध्यान रखें, इसकी ऊंचाई भी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसकी ऊंचाई जो है 93 मीटर है, यानी कि 305 फीट है न्यू सहित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे बोलते हैं ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, यह आपसे पूछा है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, यह आपसे पूछा है, बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जिसे बोलते हैं ट्राई, जिसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी ट्राई की, वह 20 फरवरी कब हुई थी, तो 20
20 फरवरी 1997 को हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार भारतवर्ष में दूरसंचार सेवाओं के विनियमन और टैरिफ निर्धारण तक शामिल है। ट्राई के पास शक्तियां हैं जैसे सेवा गुणवत्ता पर निगरानी, उपभोक्ता हितों की रक्षा और लेखन निर्देश जारी करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाएं में कुल कितनी गुफाएं हैं? यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है 34 गुफाएं हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाएं की संख्या कुल 34 मानी जाती है, जो पर्यटकों के लिए खोली गई। हालांकि गुफाओं का पूरा समूह 100 से अधिक बताया जाता है, लेकिन 34 गुफाएं यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाओं में जो है 10 से 12 है वह बौद्ध गुफाएं हैं, क्रमांक 1 से 12 जो है। बाकी 17 है वह हिंदू गुफाएं हैं। हिंदू गुफाएं जिनका क्रमांक जो है 13 से 29 है, 13 से 29 है। और जो है आपका 5 जो बचा बाकी वह जैन गुफाएं हैं। जैन गुफाएं हैं जो कि क्रमांक 30 से 34 है। तो 12, 17, 29, 5, 34 ये हैं इनकी गुफाएं, या ये जो है इनकी गुफाओं की कुल संख्या है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था, वहीं अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा किया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल में रूप में घोषित किया? तो 1983 में। कब घोषित किया था? तो 1983 में। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यह भी पॉइंट बन सकता है एग्जाम में आपसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिए, काफी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, देखते हैं आप लोग सही हैं या आप लोग का क्वेश्चन भी गलत हो जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यह आपसे पूछा है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, यह आपसे पूछा है। तो पहले जान लीजिए दोनों देश का सर्वोच्च पुरस्कार। भारत देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह भारत रत्न है, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह निशान-ए-पाकिस्तान है। तो क्वेश्चन में पूछा दोनों किसको ये मिला है, तो यह जो मिला है वह मोरारजी देसाई को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उन्हें मिला 1991। भारत रत्न कब मिला? तो 1991 में इन्हें मिला। और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है या जो मिला या 1990 में मिला। तो पहले इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला, उसके बाद उन्हें भारत रत्न मिला। तो दोनों ध्यान रखिएगा, या भी पूछ सकता है या सम्मान उन्हें भारत पाक के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई। भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो थे पहले और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्हें 1954 में मिला। सबसे कम उम्र में भारत रत्न किन्हें प्राप्त हुआ? तो सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें 40 की उम्र में 2014 में मिला। पहली महिला भारत रत्न प्राप्तकर्ता तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? तो ये मदर टेरेसा, अमृत सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर और सीवी रमन। ये ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यह आपसे पूछा है। तो यह जो प्राप्त है यह राजीव गांधी जी को मिला 1991 में। कब? तो 1991 में मरणोपरांत इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में पहले मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्तकर्ता लाल बहादुर शास्त्री से, जिन्हें 1966 में मिला। अब तक भारत रत्न प्राप्त प्रधानमंत्रियों की संख्या जो है 7 है। अब तक जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है प्रधानमंत्रियों की संख्या वो 7 हैं। साथ ही कौन कौन से हैं? तो पहले आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें 1955 में मिला, लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें 1966 में मिला मरणोपरांत से सम्मान मिला, इंदिरा गांधी जिन्हें 1971 में मिला और ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला। राजीव गांधी की बात करें तो 1991 में सबसे युवा पीएम मरणोपरांत भारत रत्न मिला। गुलजारी लाल नंदा 1997 में 2 बार कार्यवाहक पीएम मरणोपरांत भारत रत्न मिला। मोरारजी देसाई 1991 में पहले गैर कांग्रेसी पूर्ण कार्यकाल वाले पीएम। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें 2015 में इन्हें यह पुरस्कार मिला है। बाकी ऑप्शन में है राजीव गांधी, तो राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से 1991 में सम्मानित किया गया था। वह भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? तो 1984 से 1989 तक भारत के 6वें प्रधानमंत्री रहे हैं। 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई तमिलनाडु के श्री पेरुबंदर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल।
बात नहीं हो रही केरल राज्य की, तो केरल का जो स्थापना है वह 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है, तो राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर और मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में पिनराई विजयन। तो यह सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को भी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए। भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 24 अप्रैल 1865 को इसकी स्थापना हुई थी इलाहाबाद बैंक की। स्थान कहां पर, तो प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद जब था उत्तर प्रदेश में। यह बैंक 1865 से लगातार काम कर रहा है और इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। हालांकि मार्च 2020 में इसे इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अब एग्जाम की दृष्टि से चलिए बताते हैं आपको, तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक वह इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 में। भारतीय स्टेट बैंक जिसे एसबीआई बोलते हैं को 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक से बना। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा, यह भी एग्जाम में पूछता। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीयकृत बैंक जो है एसबीआई है, जिसकी स्थापना कब हुई थी एसबीआई की, तो एसबीआई की जो स्थापना हुई थी वह 1955 में हुई थी। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था। 2020 में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था। बाकी ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। कौन किया था, मुंबई में इनका जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्थापना होता महाराजा सयाजीव राय गायकवाड़ द्वारा स्थापित किया गया था। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपका 1906 में। 1906 में भी इसकी भी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी। और आंध्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी आंध्रा बैंक की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस को। प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से, कब थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो 1956 से 1961 के बीच में द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, जो औद्योगिकरण पर केंद्रित थी। उनकी आर्थिक योजना का मॉडल महालनोबिस मॉडल के नाम पर प्रसिद्ध है, जो समाजवादी ढांचे पर आधारित है। तो पीसी महालनोबिस भारतीय योजना का वास्तुकार हैं। इनकी जयंती पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस को केंद्रीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 से शुरू हुई। योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ। अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डूरंट रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। डूरंट रेखा जो है वह किन दो देशों को विभाजित करती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। डूरंट रेखा एक सामान्य रेखा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। अब अगर आपसे पूछे रेड क्लिप रेखा, तो रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैगी नॉट रेखा किसके बीच, तो मैगी नॉट रेखा जो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में। डूरंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हिडनबर्ग रेखा की बात करें जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और उन्होंने 13 मई 1967 को पदभार संभाला था। लेकिन उनका कार्यकाल बहुत अल्पकालिक रहा, क्योंकि उनका निर्धन 3 मई 1969 को हो गया था और उन्होंने केवल लगभग 1 वर्ष 11 महीने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। इस प्रकार वह भारत के सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति से अगर आपको महत्वपूर्ण बताएं तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पूछ लेता तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, तो जस्टिस हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं।
अन्य विकल्पों की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो दिया है ऑप्शन में, पहले राष्ट्रपति थे, 1950 से 1962 तक भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे, 12 वर्ष। नीलम संजीव रेड्डी जो ऑप्शन में है वह छठे राष्ट्रपति थे, जो कि 1977 से 1982 5 वर्षों तक कार्यकाल रहा। आर वेंकट रमन की बात करें तो 8वें राष्ट्रपति थे, 1983-1992 पूर्ण कार्यकाल इनका भी रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ इसका संपादन भी किया था, यह आपसे पूछा है। राजा राममोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ इसका संपादन भी किया था, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवाद कौमुदी। राजा राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक पत्र की स्थापना की और संपादन भी किया। यह पत्र 1821 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्देश्य था सती प्रथा, ब्याजखोरी और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना। तो संवाद कौमुदी के संस्थापक और संपादक कौन है, तो राजा राममोहन राय। स्थापना वर्ष 1821। क्या था इसका उद्देश्य, तो सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। बाकी ऑप्शन में दिया केसरी, तो या बाल गंगाधर तिलक का, या बाल गंगाधर तिलक ने इसकी इस पत्रिका का संपादन किया या स्थापना किया, या मराठी भाषा में प्रकाशित है। मराठा भी बाल गंगाधर तिलक का ही। युगांतर जो है क्रांतिकारी संगठन बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा निकाला गया पत्र था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महाभारत का मूल नाम क्या है। महाभारत का मूल नाम क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय संहिता। जय संहिता जो है महाभारत का मूल नाम है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था, जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा था। इसमें जो श्लोक की संख्या है वह 1 लाख, या इसे सप्तशती सहस्त्राण भी कहा गया। इसमें 18 पर्व हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1949 से मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों, सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए फंड का संग्रह करना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्री नौसेना विकसित किया था। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले समुद्री नौसेना विकसित किया था, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में सबसे पहले संगठित समुद्री नौसेना की नींव रखी। उन्होंने समुद्री तटों और द्वीपों की रक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना का गठन किया था। उनके द्वारा बनाए गए किले जैसे सिंधु दुर्ग, जंजीरा दुर्ग और मुरुंडू जंजीरा इसकी गवाही देते हैं। उन्होंने नौसैनिक बेड़े के माध्यम से विदेशी आक्रमणों और समुद्री लुटेरों से अपनी सीमाओं की रक्षा की। इस कारण शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हवाना समझौता किस संगठन की स्थापना से संबंधित है, बता दीजिए। इंपॉर्टेंट है यह। हवाना समझौता किस संगठन की स्थापना से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। हवाना समझौता वर्ष 1948 में तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करना था। हालांकि ITO अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन इस समझौते के विचारों और नियमों के बाद में WTO, विश्व व्यापार संगठन के निर्माण में शामिल किया गया। WTO की स्थापना कब हुई, तो WTO की जो स्थापना हुई वह 1995 में हुई। 1995 में हुई। तो WTO के बारे में जान लीजिए। तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1955 को। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान सदस्य 160 से अधिक। WTO का उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक व्यापार को सुगम बनाना, व्यापार विवादों का समाधान करना। भारत WTO का संस्थापक सदस्य रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है। किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय को। हिमालय को भारत की छतरी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को ही भारत की छतरी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत की सीमाओं का एक विशाल प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह फैली हुई है। यह श्रृंखला भारत को ठंडी हवाओं, आर्द्रताओं और उत्तर दिशा में आने वाले तूफानों से रक्षा करती है। इस कारण उत्तरी भारत में अनुकूल जलवायु भी रहता है। तो भारत की छतरी जो कहते हैं वह हिमालय पर्वत को कहते हैं। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है इसका, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर या नेपाल में है। भारत में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर या सिक्किम में है। हिमालय के प्रमुख उपश्रेणियां जो है शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री या गेट हिमालय। शिवालिक सबसे ऊंचा है, सबसे नीचे है हिमाचल मध्य, और हिमाद्री या गेट हिमालय जो सबसे ऊंचा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे पहला इनको सेंसिटिव जोन किस राज्य में घोषित किया गया।
इको सेंसिटिव जोन, भारत में सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन किस राज्य में घोषित किया गया, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, गोवा में। 1989 में गोवा के आसपास पहला इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना व अंधाधुंध विकास को नियंत्रित करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, 2005 में। आरटीआई जिसे बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। यह कानून नागरिकों को सरकारी विभागों से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। तो आरटीआई अधिनियम पारित हुआ 15 जून 2005 को, लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। यह कानून केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर लागू होता है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन अब वह भी लागू अनुच्छेद 370 हटने के बाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नंदन नीलेकणी किस योजना से जुड़े हुए हैं। नंदन नीलेकणी किस योजना से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधार परियोजना से जुड़े हुए थे। नंदन नीलेकणी भारत सरकार की आधार परियोजना के पहले अध्यक्ष थे। ये यूडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संस्थापक प्रमुख रहे हैं। यूडीआई को भारत सरकार ने 2009 में स्थापित किया और प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट 12 अंकों का पहचान संख्या देने की योजना शुरू की। आधार योजना की शुरुआत जो हुई 2009 में। नंदन नीलेकणी जो है इंफोसिस के सह संस्थापक भी रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ था, चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह उद्यान असम राज्य में स्थित है और विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस गवर्नर जनरल काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों ने पहली बार रेलवे की शुरुआत की, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए, सरल क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के। भारत में रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में हुई थी। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से थाली तक चली, जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर थी। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यह कार्य लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जिसका समय था 1848 से 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में आधुनिक संचार और परिवहन प्रणाली जैसे कि रेल, डाक, टेलीग्राफ की नींव रखी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, नेशनल पार्क को परिभाषित करने वाला भारतीय अधिनियम कौन सा है। नेशनल पार्क को परिभाषित करने वाला भारतीय अधिनियम कौन सा है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। नेशनल पार्क की परिभाषा और प्रबंधन से संबंधित प्रावधान भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किए गए थे। यह अधिनियम भारत में वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं आपको। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यह भी एग्जाम में पूछता है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 1936 में उत्तराखंड में इसकी स्थापना हुई। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितना है, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यह बता दीजिए। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो साउथ बटन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आज का अंतिम प्रश्न पूछा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में आता है, जो कहता है राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाएगा। इसका उद्देश्य एक सुनिश्चित करना कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कार्य करे, बिना कार्यपालिका के हस्तक्षेप के। बाकी ऑप्शन में अनुच्छेद 32 तो इंपॉर्टेंट है, या मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। अनुच्छेद 21 की बात करें तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता के बाद अधिकार जैसे बोलने, एकत्र होने, संघ बनाने का अधिकार आदि देता है। तो ये है टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।